प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीणा की वाणी चैनल में। आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कितने खंडों में होती है, कितने तरीकों से होती है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नए शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है, आज हम उस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब शब्द की रचना करते हैं तो शब्द 3 प्रकार से बनते हैं, जिन्हें हम रूढ़, यौगिक और योग ऋण कहते हैं। अच्छा, जो रूढ़ शब्द होता है वो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है और उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, हम उसको तोड़ नहीं सकते। और ऐसे ही यौगिक और योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों को मिलकर बनते हैं, लेकिन हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो जब हम किसी मूल शब्द में या धातु में हम कोई नया शब्द जब हम जोड़ देते हैं, तब हम उसको उपसर्ग कहते हैं। यानी कि किसी नए शब्द को बनाने में जब हम किसी मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग जोड़ते हैं और उस उपसर्ग का अपने आप में एक प्रॉपर मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, पर्यावरण। तो हमने उपसर्ग लगाया इसमें परि प्लस आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण माने जो पर्दा है, जो लेयर है, यानी कि चारों ओर जो लेयर है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो देखिए, आवरण शब्द में जब परि उपसर्ग को लगाया तब वहां पर पर्यावरण नाम का एक नया और सार्थक शब्द बना, जिसे हम उपसर्ग विधि के द्वारा बनाते हैं। उपसर्ग विधि में हम किसी भी मूल शब्द में कोई नया शब्द जोड़ते हैं, लेकिन वो नया शब्द होता है मूल शब्द के आगे। प्रत्यय में पीछे जोड़ा जाता है और उपसर्ग में आगे जोड़ा जाता है। जो उपसर्ग हम जोड़ते हैं उन उपसर्गों का अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो प्रत्यय में प्रत्यय लगाए जाते हैं उनका भी अपना कोई एक मीनिंग होता हो। वो डिपेंड करता है, अधिकतर प्रत्ययों का कोई मीनिंग नहीं होता। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है वो 3 तरह से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग में हम किसी मूल शब्द में जहाँ हम किसी मूल शब्द को लेते हैं और उसके आगे कोई उपसर्ग जोड़ते हैं, कोई नया शब्द जोड़ते हैं, और फिर उसको जोड़ने के बाद हमारा एक सार्थक मीनिंग उस अर्थ का निकलता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में हम किसी मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जोड़ते हैं और समास में हम 2 शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ये हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है। अब उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, यानी कि जैसी हमारी भाषा और जैसी भाषा में और भाषाओं के शब्द, चाहे हमारी अपनी भाषा के शब्द हो, जितनी भाषा के शब्द उतने ही उपसर्ग और प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। देखिए, हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी और आगत भाषाओं के बहुत सारे शब्दों की प्रधानता है। हिंदी भाषा है वो अपने आप में कई देशों की कई भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समेटती है और वो इस प्रकार उसमें घुल मिल गई है कि वो उसका अंग ही बन गई है। तो जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी के शब्द हैं और उर्दू के, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग एवं आगत उपसर्ग। अब देखिए, तत्सम उपसर्ग कहते किसे हैं, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किए जाते थे और अब भी उनको वैसा का वैसा ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो उपसर्ग है वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। ये किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसमें जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं। ये वो उदाहरण हैं जो परीक्षा में बहुत अधिक आते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ पर मैंने शामिल किया है, जिससे आपको उपसर्ग की पहचान और इम्पोर्टेंट दोनों काम यहाँ पर हो जाए। अत्यंत शब्द में अति प्लस अंत, अध्यादेश अधि प्लस आदेश, अनुशासन में अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है, अपकीर्ति अप प्लस कीर्ति, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अव प्लस मूल्यन अवमूल्यन, आ प्लस कंठ आकंठ,
उत प्लस नयन उन्नयन, तो उत प्लस लंघन उल्लंघन, उप प्लस नाम उपनाम, उप प्लस अध्यक्ष उपाध्यक्ष, दुस दुस्साहस दुष्कर्म, दुर दुर्गति दुर प्लस गति, दुर प्लस गुण दुर्गुण, नि प्लस वारण या वरण निवारण, नि प्लस बंध निबंध, निस प्लस संदेह निस्संदेह, और नि और नि और निस तीनों से हमारा निस्तेज यानी कि तेजहीन शब्द बनता है। तो निह प्लस तेज निस प्लस तेज ये दोनों से ही ठीक होगा। निर प्लस अभिमान प्लस बड़ी ई, इसमें प्रत्यय भी है निरभिमानी। निर प्लस जीव निर्जीव, परा प्लस भव पराभव, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, परि प्लस कल्पना परिकल्पना, प्र प्लस कृति प्रकृति, प्र प्लस ख्यात प्रख्यात, प्र प्लस अध्यापक प्राध्यापक, प्रति प्लस हिंसा प्रति प्लस एक प्रत्येक, वे प्लस लक्षण विलक्षण, वे प्लस ज्ञान विज्ञान, सम प्लस कल्प संकल्प, और सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। जब आप अनुस्वार हटाते हो तो माँ लगा के हलंत लगा देते हैं, और जब हम हलंत हटाते हैं तो अनुस्वार लगा देते हैं। सु प्लस योग सोयोग, और सु प्लस बोध सुबोध। तो इस तरह से हमारे वो शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और वो ऐसे ही अभी तक इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो समास के पूर्व प्रयोग होते थे। पहले उन्हें हम समास की तरह यूज करते थे, परंतु बहुत ज्यादा प्रचलित होने के कारण वे उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग होने लगे। ये तत्सम ही है। अंत अंतर, इसे देखिए, अंतःकरण, अंतर्देशीय, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्ध्यान, यानी कि हम शब्दों को ही उपसर्ग की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। अभाव, अ का मतलब होता है नहीं, तो अभाव अहिंसा, अ प्लस ज्ञान अज्ञान। पुरस, पुरस प्लस कार, कार शब्द को आप हमेशा याद रखिएगा, कार का मतलब फोर व्हीलर नहीं होती, कार का मतलब यहाँ कार्य से होता है। आपने देखा होगा कि कार्य सेवक है, कार्यवाही होगी, तो मतलब इस पे कोई कार्य किया जाएगा, तो यहाँ कार से मतलब कार्य से होता है। पुरस प्लस कृत पुरस्कृत, अधः पतन, अधः प्लस पतन, अधः प्लस मुखी, पुरा प्लस काल, पुरा प्लस तन, पुरा प्लस तत्व। अलम, अलंकार अलंकरण, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, अलम प्लस करण। प्राक और प्राग, इसका मीनिंग होता है पहले, पुराने समय में, प्रागैतिहासिक और प्राकृतन। कुकृत्य, कु माने बुरा, यानी कि ये वर्ण है लेकिन ये अपने आप में मीनिंगफुल है, शब्दों की तरह हम इनको यूज करते हैं। तो कुकृत्य, कुकृत्य, कुमति। प्रादुर, प्रकट होना, प्रादुर्भाव और प्रादुर्भूत। चिर प्लस आयु चिरायु, चिर प्लस जीवी चिरजीवी। बहिस और बहिर, इसका मतलब होता है बाहर, तो बहिरंग और बहिष्कार, बाहर करना किसी को। तिरस, तिरह प्लस तिरस का मतलब होता है निषेध, तिरस्कार तिरोभाव। सत माने सदगति और सत्पुरुष, हम सत शब्द को सत्य के लिए और सद को अच्छे के लिए हम दोनों को यूज कर सकते हैं। पर प्लस अधीन पराधीन, और पर प्लस देश परदेश। समकालीन, सम प्लस कोण समकोण, सम प्लस कालीन सेम टाइम पीरियड के। पुनर् प्लस जागरण और पुनर् प्लस निर्माण। सह प्लस कारिता, सहचर, सहपाठी और सहोदर। स्व, स्वतंत्र, स्वावलंबन और स्वजन। यहाँ स्वागत नहीं आएगा, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि स्वागत शब्द यहाँ पर स्व उपसर्ग से नहीं बनेगा, उसमें सु प्लस आगत होता है। ऐसे ही बचपन में पन प्रत्यय होता है, बच्चा प्लस पन, बच प्लस पन नहीं होता। ये वो गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर किया करते हैं। अब हम आते हैं हिंदी के यानी कि तद्भव उपसर्ग पर। जो भाषा हिंदी के शब्दों में है और उन्हीं से ली गई है और उनको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। अध प्लस खिला, अध खिला, अध प्लस पका, अध पका। क और कु,
कपूत और कुपूत दोनों का नेगेटिव के लिए है और यहाँ पर हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स प्लस सु और स प्लस हित और स प्लस पूत सपूत और सहित। अन प्लस जान अनजान, अन प्लस होनी अनहोनी। चौ प्लस मास प्लस बड़ा आ चौमासा, आप चौ प्लस मासा भी कर सकते हैं और चौ प्लस मास माने महीना और आ प्रत्यय है। चौराहा चौ प्लस राह प्लस बड़ा आ। बिन खाया बिन प्लस खाया बिन मांगा। 29 59। अवगुण अवगुण, अवगुण और अव उपसर्ग से अवगुण। भर प्लस पेट भरपेट और भर प्लस मार भरमार। ऐसे ही बहुत सारे विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो भी हमारी भाषा में शामिल हैं। आपको क्या चीज याद रखनी है कि जिस भाषा का मूल शब्द होगा आपका उपसर्ग भी उसी भाषा का ही होना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको अंग्रेजी, उर्दू भाषा के, फारसी भाषा के उपसर्गों के शब्दों के एग्जाम्पल आपको कुछ दिखाऊंगी। एन वक्त पे आ गया, तो ये देखिए एन मौके एन वक्त, एन प्लस वक्त एन प्लस मौके। सर सरपंच और सरताज। कम उपसर्ग से कमजोर कम अक्ल। हम हमदम हमदर्द। खुश खुश दिल खुश नसीब। हर से हर माह हर दिल। दर में का मीनिंग होता है में, दरअसल और दर हकीकत। ना उपसर्ग से नादान नापसंद। ब का मतलब है साथ में, बनाम बदौलत। हेडमास्टर हेड गर्ल। अगर अंग्रेजी का उपसर्ग है तो आपका मूल शब्द भी अंग्रेजी का ही होगा। बद उपसर्ग से बदकिस्मत बदनाम और वाइस से वाइस प्रेसिडेंट, आपका दोनों ही अंग्रेजी के मूल शब्द और उपसर्ग हो गए। बाइज्जत बाअदब। बिला वजह और बिला नागा। बेअदब बेकसूर। लाजवाब और लावारिस। अब देखिए, अब मैं आपको वो शब्द बताती हूँ जिसमें एक से अधिक उपसर्ग आते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि समालोचना, सम प्लस आ प्लस लोचन प्लस बड़ा आ, इसमें उपसर्ग प्रत्यय भी है, एक से ज्यादा उपसर्ग भी है। पर्यावरण परि प्लस आ प्लस वरण। व्याकरण में वे प्लस आ प्लस करण। अप्रत्याशित अ प्लस प्रति प्लस आश या आशा या इत। निराकरण में निर प्लस आ प्लस करण, दो उपसर्ग हो गए। सुसंगठित में सु प्लस सम प्लस गट प्लस इत। निरभिमानी निर प्लस अभि प्लस मान प्लस बड़ी ई। असुरक्षित अ प्लस सु प्लस रक्ष प्लस इत। सर्वसम्मानित सर्व प्लस सम प्लस मान प्लस इत। सपरिवार स प्लस परि प्लस वार। सुस्वागतम सु प्लस स्व प्लस आगतम। दुर्व्यवहार दुर प्लस वे प्लस अव प्लस हार। इसमें देखिए 3 उपसर्ग हो गए। प्रत्युपकार प्रति प्लस उप प्लस कार। प्रत्याघात प्रति प्लस आ प्लस घात। अब आप देखेंगे कि उपसर्ग में से कितनी तरह की कैसे प्रश्न आते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, हमारी तैयारी उसी तरह से होनी चाहिए। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे। एक तो कोई आपको उपसर्ग दे दिया, उससे आप कोई 2 शब्द बनाइए। एक नंबर के प्रश्न 1 नंबर का हो गया, जिसमें आपको आधे नंबर के 2 शब्द बनाने होंगे। और कोई शब्द आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए अवैज्ञानिक शब्द दे दिया, तो उसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो अ प्लस विज्ञान या अ प्लस वे प्लस ज्ञान प्लस बड़ी ई। तो आपको ऐसे ही उपसर्ग में से और ऐसे ही प्रत्यय में से 2 नंबर के 2 प्रश्न उपसर्ग में से करने के लिए आएंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसी हिसाब से ही फिक्स्ड है, यही पैटर्न है, इसमें से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आपको ऐसे ही उपसर्ग में से और ऐसे ही प्रत्यय में से 2 नंबर के 2 प्रश्न उपसर्ग में से करने के लिए आएंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है।
आपको बस इसी हिसाब से ही फिक्स्ड है, यही पैटर्न है, इसमें से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आपको नए शब्द बनाने हैं और बने हुए शब्द में से आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है, बस। और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। है कि हमने योग रूढ़ शब्द और यौगिक उन सब से हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, मूल शब्द को अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम रूढ़ कहते हैं, जिनके टुकड़े करने पर इसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलता और इनका अपना कोई अर्थ, स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता। अब देखिए, जैसे कुछ शब्द मैं आपको दे रही हूँ, नाक, कान, पेड़, घर, रोटी, दीपक, वीणा, आकाश, जल, कमल, कमीज, लोटा, पगड़ी। अब मान लीजिए मैंने नाक में से ना और का को अलग अलग कर दिया, उपसर्ग ना अलग कर दिया, तो क्या का से नाक याद आएगी हमें? नहीं। कान में से का अलग किया तो ना के बचने से क्या कान याद आएगा? नहीं। पेड़ में से प अलग कर दिया, घर में से घा, रोटी में से रो और दीपक में से दीप, तो दीप तो मूल शब्द हो गया, का प्रत्यय हो गया, तो यहाँ तो उपसर्ग है ही नहीं। वीणा, आकाश, जल, कमल, कमल में से कमल, तीनों को जब अलग कर देंगे तो कमल मीनिंग नहीं बनेगा। ल अलग किया तो कम बन जाएगा और क अलग किया तो मल बन जाएगा, लेकिन कमल नहीं बनेगा। कमीज, लोटा, पगड़ी, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही जो शब्द रूढ़ होते हैं, जिनको तोड़ने से उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता, हम उन्हें उपसर्ग का नया शब्द बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अर्थात आपको यह विशेष ध्यान देना है कि आप उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाते समय उन शब्दों को नहीं लेंगे जो रूढ़ हो, क्योंकि रूढ़ शब्दों को तोड़कर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से आपको उपसर्ग से संबंधित जो जानकारी है और जितनी आपके लिए आवश्यक है, मैं बहुत डीप में आपको समझा सकती हूँ, लेकिन ग्रेड 9 में इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने की हमें आवश्यकता है। जब कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरत होगी, तब हम डीप में किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे। आगे भविष्य में ऐसे भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी ग्रेड 9 में इससे ज्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। उम्मीद है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको जरा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।